हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं वापस से आया हूं और आज हम अपने मैराथन सीरीज का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को डील करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमारे को कुछ लोगों का जो डाउट आया वो तो क्लियर हो गया है। आप लोगों को भी अगर डाउट आए तो आप पर्सनली, जैसा मैंने आपको बताया है, नंबर और लास्ट में भी चैनल जब वीडियो खत्म होगा तो आपको मैं वो भी दे दूंगा। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ये मेरी खुद की बनाई बुक है और ये पूरी बेस्ड है हमारे सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे। ठीक है। तो इसमें क्या, कितना और कैसे लिखना है सब कुछ कंसाइजली बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले आप समझो इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब। इन्वायरमेंट वर्ड का सिंपल मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। क्या होता है इसका मतलब? सराउंडिंग। इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब होता है सराउंडिंग। हमारी जैसे सराउंडिंग है ना, हमारे सराउंडिंग में हमारे दोस्त यार रिश्तेदार सब आते हैं। ठीक है। अड़ोस पड़ोस सब आता है। ठीक है। तो ये सराउंडिंग हमारी है। ऐसे ही बिजनेस भी तो किसी सराउंडिंग में होगा। बिजनेस के सराउंडिंग के हिसाब से क्या चीजें हैं? गवर्नमेंट है, उसके कस्टमर है, उसके सप्लायर हैं। ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं, अदर कॉम्पिटिटर हैं। तो ये सब उसके इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो यही बोल रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट का अगर डेफिनेशन बोले तो मैं ये बोलता हूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल भी आते हैं, इंस्टीट्यूशन भी आते हैं और अदर चीजें भी आते हैं। तो इट इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स। और ये सारे का क्या होता है? हमारे बिजनेस के ऑपरेशन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट होता है। हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट करे, हो सकता है नेगेटिव। तो इसलिए डेफिनेशन में आगे ये जुड़ा है, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल, अदर फैक्टर्स which have direct or indirect impact on the functioning of day to day operation of business। ठीक है। तो ये चीज बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। ये बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना कंप्राइजेस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है। ये क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल फोर्सेस से बच्चों को ये लगता है कि जो बिजनेस के बाहर की बात है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का एक्चुअल मतलब जो आपको बोर्ड में लिखना चाहिए वो ये है, ऐसे चेंजेस, ऐसे फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के बस में नहीं है कंट्रोल करना, जिसपे बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल, 8 बजे रात को आते हैं मोदी जी और बोलते हैं मित्रों आज से नोट बंद हो जाएगा। तो जब ये बात वो बोलते हैं तो क्या हम मोदी जी को फोन लगा के बोल सकते हैं कि आज हमारी सेल बहुत हुई है, नोट हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो आज भर रुक जाइए, कल से कीजिएगा? नहीं कह सकते। वो हमारी बात के इन्फ्लुएंस में थोड़ी रहेंगे। ठीक। तो इसलिए ये बात बोल रहा है क्या कि एक्सटर्नल फोर्स मतलब वो जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। दूसरा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में ना कुछ फोर्स स्पेसिफिक होंगे और कुछ जनरल। स्पेसिफिक मतलब जो सिर्फ एक बिजनेस को या एक इंडस्ट्री को इंपैक्ट करे, सबको इंपैक्ट ना करे। लेकिन जनरल यानी जो सब बिजनेस को इंपैक्ट करे, सबको पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी उनका असर जाए। ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में दोनों तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर मेरा कस्टमर मेरा सप्लायर छोड़कर जा रहा है तो वो स्पेसिफिक है। लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन आया, जो जीएसटी आया, क्या मेरे बस बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है? क्या नहीं, बहुत सारे या ऑलमोस्ट सारे ही बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है। हो सकता है किसी को ज्यादा कम, वो बात अलग है, लेकिन कर तो रहा है। इसलिए ये बोल रहा है कि कुछ चेंजेस यानी कुछ फैक्टर्स या फोर्सेस स्पेसिफिक नेचर के होते हैं जो एक बिजनेस को असर करे, और कुछ जो सारे को असर करे। ठीक है। तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस और एक वर्ड में आपको बताता हूं, कॉम्प्लेक्सिटी, एक साथ समझाते हैं ना। इंटर रिलेटेडनेस क्या बोलता है? चेंज इन वन एनवायरमेंट लीड्स टू चेंज इन अदर एनवायरमेंट एज वेल। मतलब कि मोदी जी आते हैं रात को और बोल देते हैं मित्रों आज से नोट बंद। तो ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट था, लेकिन इसके चक्कर में अब आरबीआई के नॉर्म्स को बदला गया, सीआरआर एसएलआर के लेवल को बढ़ाना घटाना पड़ा, तो भैया वो लीगल चेंज हो गया। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में चेंजेस लाने पड़े, तो ये एक्ट यानी लीगल का एनवायरमेंट हुआ। नोट छापने के लिए नई मशीन लानी पड़ी, इसी चक्कर में वो टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट का चेंज हुआ। तो ये बोल रहा है कि मोदी जी से शुरू हुआ, यानी पॉलिटिकल से शुरू हुआ, लीगल में आया, टेक्निकल में आया। यानी बोलता है जब एक एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उसका सब्सिक्वेंट चेंज इंपैक्ट दूसरे तीसरे एनवायरनमेंट में जा सकता है। इसको कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस, कि सारे एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल रहा है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट जुड़े हुए हैं ना, तो कई बार ये होगा कि आपको ना किस एनवायरनमेंट से एक्चुअल में
नेगेटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, ये खोज पाना, समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछता डिमोनेटाइजेशन कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है, तो आप भी नहीं समझ पाओगे। आपको भी कभी लगेगा लीगल, कभी लगेगा सोशल, कभी लगेगा टेक्नोलॉजिकल, लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई उसका नेट मतलब जो सोर्स है एग्जैक्ट, वो कौन सा इन्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक आप सही सोर्स पकड़ोगे नहीं, उसको सही कैसे करोगे। ठीक है, तो यही सेम चीज बोल रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, कि ये खोज पाना कि कौन सा इन्वायरमेंट एक्चुअल रीजन है हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आने का, वो खोज पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स एक साथ समझना इजियर रहता है। डायनेमिक नेचर, ये तो हमेशा से जानते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, ये चेंजिंग रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब कल को क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, कितना अच्छा होगा या कितना बुरा होगा, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हाँ, इसमें एक बात मैं आप बताऊं, इसमें आप प्लानिंग अच्छी कर सकते हो, फोरकास्टिंग यानी प्रेडिक्शन अच्छी कर सकते हो, और इससे अपनी अनसर्टेनिटी को थोड़ा कम कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि विथ बेटर प्लानिंग वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, बट अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। वी कैन रिड्यूस इट बट कैन नॉट एलिमिनेट इन एंटायरिटी, मतलब उसको घटाया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या बोलता है कि एक इन्वायरमेंट मतलब एक चेंज एक बिजनेस को ज्यादा भी इंपैक्ट कर सकता है, दूसरे को कम भी कर सकता है, एक को पॉजिटिव भी कर सकता है, दूसरे को नेगेटिव भी कर सकता है। तो ये बोल रहा है कि ये एग्जैक्ट सबको असर बराबर नहीं करेगा, ये रिलेटिव है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को अच्छा, किसी को बुरा। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे डीमोनेटाइजेशन के अंदर आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, लेकिन एक बिजनेस जिसका नाम चमक गया डीमोनेटाइजेशन के साथ, वो है पेटीएम। पेटीएम का उस वक्त क्योंकि कैश में आप डील कर नहीं सकते थे, बैंक से पैसा मिल नहीं रहा था, तो कैसे पेमेंट करोगे, डिजिटली, और वहां से वो चमक गया, बाकी सब फ्लॉप। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा रिलेटिविटी का कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके बुक में लिखा क्या है, इस टॉपिक को आप थोड़ा सा अपडेट कर लेना। ये बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, बुक में टॉपिक दिया है, नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट से इजी बनेगा ये टॉपिक। ये क्या बोल रहा है आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी क्यों है, या समझने से क्या फायदे होंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक मैनेजर को बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में ज्ञान क्यों होना चाहिए, या आपको ही ज्ञान क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहला, इस ज्ञान से एक फायदा होता है, आप राइट टाइम पर ना अपॉर्चुनिटी को खोज पाओगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आई है, ये आपको पता चल जाएगा राइट टाइम पे, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज पा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, यानी कहने का मतलब समय रहते आपको वार्निंग मिल जाएगी और खुद को आप अलर्ट मोड में लाके चीजों को संभाल लोगे अगर पहले से कोई चीज पता चल जाए। कहते हैं ना, अचानक से आता है तो कुछ समझ नहीं आता, तो वही जैसे टीचर सरप्राइज टेस्ट ले ले तो फिर आप जानते हो नंबर कैसे आते हैं। तो सिंपल सा बात बोल रहा है कि थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है अगर आप अवेयर रहो तो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान रहे, नॉलेज रहे तब। ठीक, तो ये हमारे लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करता है, ये हमारे को थ्रेट को डायग्नोस करने में, उसको रेक्टिफाई करने में, डील करने में हेल्प करता है। फिर ये बोल रहा है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस क्या बोल रहा है कि ये अगर हमारे को बिजनेस एनवायरनमेंट का ज्ञान रहेगा, अवेयर रहेंगे हम, तो राइट टाइम पर रिसोर्सेस को टैप कर पाएंगे, यानी ग्रैब कर पाएंगे। कहने का मतलब, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, हर बार गर्मी के एक सीजन में, एक मंथ में प्याज का दाम बहुत ज्यादा महंगा होने लगता है, 100, 150, 200 टच करना चालू करता है। तो जब वो टाइम आता है ना, कुछ लोग होते हैं जिसको ये पता होता है कि अक्सर इस टाइम पे होता है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा स्टॉक में, बहुत ज्यादा तो प्याज कोई खाता नहीं, खाते हैं लेकिन इतना भी नहीं, तो वो क्या करते हैं 10-15 केजी का स्टॉक ले आके रख लेते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। और जो ऐसा करता है वो कितना सेविंग करता होगा आप सोचो, सिर्फ 10 केजी पर उतनी सेविंग है। और जो इंसान राइट टाइम पर वो बिजनेस जिसको बेचना है, आप ये सोचो कि कल से 200 का प्राइस होने वाला है और आज 50 रुपए मिल रहा है, अगर मैंने क्विंटल्स एंड क्विंटल्स आज ही खरीद लिए तो एक दिन, एक महीने के अंदर कितना मार्जिन में पाऊंगा। तो यही बोल रहा है, ये वही कर पाएगा जो बिजनेस का राइट टाइम पर इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, कोपिंग रैपिड चेंजेस,
होने वाले चेंजेस के बारे में आपको अगर अवेयर रहेगा तो आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी स्ट्रेटेजी में वो चेंजेस टाइमली ला पाओगे और अपने बिजनेस को उस चेंज के थ्रू कोप अप करना सिखा पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है अगर हमारे को इसका ज्ञान रहेगा तो हम अपनी प्लानिंग को बेटर कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। इसके बारे में ना देखो, ये थ्योरेटिकली है, जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लास 12th के बाद पढ़ोगे, अगर आप एमबीए के कोर्सेज में एनरोल करते हो या सीए के कोर्सेज में एनरोल करते हो, तब आपको इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इसके बारे में पता चलेगा। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल प्लानिंग। तो फ्लेक्सिबल प्लान्स कैसे डेवलप होते हैं वो वहां समझोगे, अभी के लिए नहीं। ठीक है, ये हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी ये ओवरऑल रिजल्ट है कि अगर हमारे को सारा चीज ऊपर का अगर मेरे को ज्ञान है, राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहे हैं, थ्रेड्स को खोज पा रहे हैं, उसको हटा पा रहे हैं, प्लान अच्छा बना पा रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ही। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ओके, अब आते हैं एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 4 to 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, ध्यान समझना, हमारे अगर ये बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो इसको ना पेस्टल ऐसे याद रखो, PESTL। ठीक है, पेस्टल एनवायरनमेंट, यानी हमारे 5 एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपके 5 हैं। पेस्टल यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल एनवायरनमेंट। ये क्या कह रहा है कि हमारे बिजनेस के ऊपर ये 5 मेजर एनवायरनमेंट से असर आता है, यानी कि कभी ना कभी इकोनॉमिक चेंजेस से हमें डील करना पड़ता है, यानी डिमांड में चेंज, इन्फ्लेशन आ जाना, आपका जीडीपी में चेंजेस, आपका नेशनल इनकम में चेंजेस, इस तरीके का बैलेंस ऑफ पेमेंट का चेंजेस, यानी जो चीज आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो ना, वो सारे चेंजेस कवर होते हैं इकोनॉमिक के अंदर। ठीक है, तो इकोनॉमिक के अंदर ये सारा चीज है, मनी सप्लाई वगैरह, ये सब मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, इससे केस स्टडी बनती है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सोशल, हर वो चीज जो सोसाइटी से जुड़ी है, सोसाइटी से जुड़ी है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसके लिए शॉर्ट भी बता रहा हूं, जो आप अपने इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, वो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, यानी सोसाइटी में होने वाले चेंज, जैसे कल्चर का चेंज, फेस्टिवल का आना। ठीक है, तो इस तरीके के चेंजेस सोशल के अंदर में आते हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल का चेंज होना, ट्रेंड का, आजकल देख रहे हो जिम का कल्चर कितना ग्रो हो रहा है, क्योंकि लोग हेल्थ कॉशियस होना चालू हो रहा है, फिटनेस के टुवर्ड्स थोड़ा ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो ये चेंजेस जो जिम का बढ़ने का है, जिम के लिए, जिम वाले इंडस्ट्री के लिए, हेल्थ वाले इंडस्ट्री के लिए, वो कौन से चेंजेस आ रहे हैं? सोशल एनवायरनमेंट के चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कुछ नया आना, उसी टेक्नोलॉजी में कुछ मॉडिफिकेशन आना। ठीक है, ये सारे जो आज रीसेंट चेंज आ रहे हैं, एआई आ रहा है, हमारा ब्लॉकचेन आ रहा है। ठीक है, तो ये सब एमएल आ रहा है, मशीन लर्निंग एंड ऑल, ये सारे कंसेप्ट किस चीज के हैं? ये सारे टेक्नोलॉजी के ही कंसेप्ट हैं। ठीक है, ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो ये सब टेक्नोलॉजिकल। पॉलिटिकल में याद रखना बेटा, पॉलिटिकल और लीगल में इतना बच्चे कंफ्यूजन, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों भाई। ऐसे समझो, पॉलिटिकल में गवर्नमेंट आती है, ठीक है, यानी मित्रों मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मोदी जी आते हैं, वेयर एस लीगल के अंदर में ना हमारा कोर्ट कचहरी का बात है, दोनों अलग है यार, दोनों अलग हैं। ठीक है, तो जो कोर्ट कचहरी, लॉ, एक्ट से जुड़ी बातें हैं, वो आती हैं लीगल में, लेकिन जो गवर्नमेंट से जुड़ा है, जो हमारे नेता नपाड़ी मतलब पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े एजेंडा है, वो सब किसके अंदर आते हैं? पॉलिटिकल। तो मोदी जी जो चीज करेंगे, या हमारे चीफ मिनिस्टर लोग, जो स्टेट के मिनिस्टर लोग हैं, वो लोग जो कुछ करेंगे, वो सब पॉलिटिकल के अंदर जाएगा। लेकिन कोर्ट कचहरी, लॉ, एक्ट, वर्डिक्ट्स, जजमेंट, ये सब जो चीजें हैं ना, वो यहां आता है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है आपके ये सिविक्स वगैरह में कि हमारे अगर बॉडीज को बांटा जाए तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। ये जो जुडिशरी वाला पार्ट है वो लीगल का है, लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव वगैरह का है, पार्लियामेंट वगैरह का है, वो सब पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल वर्सेस लीगल के अंदर में यहां पर आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा आया, सिगरेट के ऊपर फेफड़ा बना के रखा होता है, और वो फेफड़ा जिस तरीके का होता है उसको देखकर किसी को सिगरेट पीना नहीं चाहिए, और उसके नीचे लिखा है कि इट कॉजेस कैंसर, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं। और आपको क्या लगता है कि कंपनी वो सब क्यों छापती होगी? कंपनी खुश होती है अपने बारे में गलत बताकर या अपनी रियलिटी बताकर? नहीं, लॉ ने बोला है कि तुम्हें बताना पड़ेगा।
तो वो लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसको करना पड़ रहा है। तो पहले वो नहीं आता था, अब मतलब काफी टाइम से आना चालू हुआ क्योंकि लॉ ने उसके ऊपर ऐसा इम्पोज किया है। तो वो चीज आएगा किसके अंदर, लीगल के अंदर में, ठीक है। जो नहीं करेगा उसके ऊपर फाइन पेनाल्टी आएगी। हर एक ये अगर आप मूवीज देखते होगे तो मूवी के पहले संतोष आ जाता है ना खांसते हुए, ठीक है, जिसके जेब में 20 रुपए रहते हैं। वो जो अक्षय कुमार का एड आपने देखा है ना, तो हीरोगिरी ये फूफू करने में नहीं है वाला एड, ये जो एड है ना, ये किस चीज को दर्शा रहा है, आपके लीगल को, क्योंकि हर एक मूवी के पहले वो दिखाना कंपलसरी लॉ ने कर दिया है। दूसरी बात, जब भी कोई पीने खाने का रहता है सीन तो उसके नीचे आता है कि इट इज इंजूरियस, धूम्रपान जानलेवा, ऐसे करके छोटा सा ही लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं, वो सब लॉ बोला है इसलिए लिखते हैं, ठीक है। किसी को शौक नहीं है अपनी सच्चाई बताने का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये वाला जो टॉपिक अब मैं पढ़ाऊंगा, देखो चैप्टर एंड है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का वेटेज भी रखता है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा सा कवर करूंगा कि कई बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, मैक्सिमम 3 मार्क्स में ये आया हुआ है, ठीक। लेकिन रिसेंट के कई एग्जाम्स में ये नहीं आया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा कवरेज दे देता हूं मैं इसको। एक है इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आया कब था, 1991 में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो 1991 में क्यों आया था, तो ये बोलता है कि गवर्नमेंट को लगा कि यार हमारे देश का विकास थोड़ा तेज होना चाहिए, तो उस ग्रोथ को लाने के लिए, बूस्ट करने के लिए ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी जो की थी एलक्यूपी, लाइसेंसिंग कोटा परमिट को रिप्लेस करके एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट उन्होंने लाया। लिबरलाइजेशन के अंदर ना उन्होंने लिबरल किया, फ्रीडम किया, यानी पहले जो ट्रेड करने में, बिजनेस करने में प्रॉब्लम, रेस्ट्रिक्शन डाले जाते थे, वो सब हटा दिए, लाइसेंस का सिस्टम हटा दिया, खूब सारा जो पहले हैवी टैक्स लगता है सब हटा दिया। तो ये सब चीज को लिबरलाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब हर जगह पहले सब बड़े काम, सब मेन काम गवर्नमेंट सेक्टर में थे, धीरे धीरे प्राइवेटाइज करके 18 से 7 से अभी अगर करंटली देखें तो 3 ही चीज बच गई, ठीक है। 3 ही चीज बच गई जो हमारा आज गवर्नमेंट कर रहा है, वरना ऑलमोस्ट हर चीज में प्राइवेटाइज कर दिया गया है, ठीक है। अब आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब पहले हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर ही, अपने कंट्री के अंदर ही ट्रेड कर पाते थे, बाहर बहुत रेयरली होता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद सारे एमएनसी खुल गए, सारे बॉर्डर्स हट गए, और अब हम आसानी से सारा चीज डील कर सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा या नुकसान देखते हैं, इसका इंपैक्ट एक्चुअली में पड़ा क्या। तो सबसे पहले हमारे इंडिया के लिए क्या इंपैक्ट पड़ा, कंपटीशन बढ़ा, सबको पता है एमएनसी से अब डोमेस्टिक को कॉम्पीट करना पड़ेगा। डिमांड कस्टमर की बढ़ी, क्योंकि पहले इंडिया में प्रोड्यूस गुड्स ही वो डिमांड कर पाते थे, अब ऑल ओवर द ग्लोब जो बन रहा है सबकी डिमांड वो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आया, क्योंकि जो भी एमएनसी आती है, एमएनसी सबसे पहले खेलती किसके पे है, टेक्नोलॉजी पे। दे आर टेक जाइंट्स, ठीक है, उनके पास एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है। नेसेसिटी फॉर चेंज, बिजनेस पहले अपने ओल्ड टैक्टिक्स, अपने ओल्ड थॉट से चलता था, लेकिन ये आकर उसकी सोच को बदला कि नहीं, अब आपको भी बदलने की जरूरत है, वरना अगर आप बदलोगे नहीं तो मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स बढ़े, मतलब डेवलप हुए, यानी नए स्किल सीखने को मिला, नए तरीके के टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स को यूज करने का मिला, एडवांस बनने का मिला, बाहर के ग्लोबल एक्सपोजर मिले, तो उससे हमारे ह्यूमन रिसोर्स का लर्निंग कर्व बहुत ऊपर हो गया, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेशन, यानी कि पहले प्रोडक्शन, देखो यहां पे मैंने लिखा है, पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट हुआ करते थे कि बन जाएगा तो बिक जाएगा। अब कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है, बनाओ ही वो जो कस्टमर चाहता है तभी बिक पाएगा। तो दोनों में फर्क है, पहले बनाओ बाद में बेचने का सोचो, ये सोचते थे पहले, लेकिन अब बनाओ ही वो जो कस्टमर को चाहिए, वरना बिकेगा नहीं। तो ये कंसेप्ट यहां पर है। फिर आया लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, इसके वजह से पब्लिक सेक्टर को जो पहले खूब बजट पास होता था, धीरे धीरे वो बजट कम हुआ, क्योंकि चीजें प्राइवेटाइज हो गई, प्राइवेट लोगों को दे दी गई। तो पहले जो गवर्नमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उसके लिए हर बार फंड जाता था, अब वो फंडिंग जाना बंद, क्योंकि अब वो प्राइवेटाइज हो चुकी हैं, वो प्राइवेट फंड से चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर 3 का ऑलमोस्ट हर एक मेजर एंड माइनर कंटेंट मैंने कवर कर दिया है, हर एक चीज की प्रैक्टिकलिटी मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये थियोरेटिकल लगने वाला है, लग रहा है कहीं से भी, या आपको लगता है कि कुछ और प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हो सकते हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताना। रीजन बिंग, कुछ फ्लॉज हर इंसान के अंदर होते हैं, हमारे अंदर भी हो सकते हैं, वही सेम चीज है।
आप हमें बताओगे कि सर अगर ये होता तो बेटर रहता, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजों को ऐड करेंगे। आपको अगर कोई डाउट होगा, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9754173902 पर। टाइमिंग मेरा शाम को आपका 9 to 11 PM में रहेगा। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं इस टाइम पे आकर आपको रिप्लाई दे जाऊंगा, ठीक है। जिस भी कमेंट पर मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइक होगा या जिस टॉपिक पर आप ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी चाहोगे, हमेशा मैं बोलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लाइव सॉल्व करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज इस मैराथन सीरीज को अपना सपोर्ट दिखाओ बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, ठीक है। और शेयर प्लीज करो अपने अच्छे दोस्तों को, अगर आपको लगता है कि इजियर है, जल्दी कवर हो रहा है, टाइम वेस्टेज नहीं हो रहा है, फालतू के इधर उधर की बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। मजाक मस्ती ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करना जरूरी नहीं है क्लास में, तो मैं उतना ज्यादा लेकर नहीं चल रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड के लिए है, ठीक है। जब हमारे नॉर्मल क्लास में आप रहोगे तो हम भी वही फन लर्निंग खुद पसंद करते हैं और अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम प्लानिंग चैप्टर के साथ इनिशिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।